गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लेकिन क्या ना कि जो हमें आज पढ़ना है तो वो पीडीएफ है और मुझे आप लोग को स्क्रीन शेयर करनी है, तो उसमें दिक्कत जा रही है ना। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी लोगों को। हाँ जी। और पता नहीं क्यों मेरी ना मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे कुछ सीरियस इशू है, तो ये और खतरनाक ना हो जाए, इस वजह से आज दिखाना ही होगा। तो अभी तक मैं इसे इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन ये कुछ डेंजरस है। मैं पिछले 25 दिनों से नॉन स्टॉप बीमार हूँ, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है ना। आज भी सुबह से मुझे नॉन स्टॉप बुखार है, तो दिक्कत है यार, इसलिए थोड़ा सा सैड हूँ। नहीं, क्लास ले लेते हैं, छोटी सी तो क्लास है अपनी, 1 घंटे में क्या ही होगा। बट फिर भी अब लास्ट की तरफ है, हमारी 2 क्लास लास्ट बची है, उसके बाद फिर क्लास खत्म हो जाएगी आप लोग की। वैसे अगर बुक रखे हो तो किताब से भी कभी भी ना, हमेशा जो नोट्स होता है ना, एक सोर्स से बनते ही नहीं है। हमें 2 से 3 चीजें पढ़नी पड़ती हैं, 2-3 किताबें पढ़ने के बाद फिर हम एक नोट बनाते हैं। तो ये जो नोट्स बनता है वो सबका कॉम्बिनेशन होता है ऐसा। 2 सेकंड बच्चों। सर ये पीडीएफ जो मेरी है, इसे मैं कैसे शेयर करूं बच्चों को? ये पीडीएफ है, यहाँ पे चाहिए। हाँ, पढ़ाना है इसे। ये पहले से ही ऑलरेडी सेव हुई है। क्या हुआ, क्या हुआ? ये वाली रेसिपी कुछ भी करवाना तुम यहीं पे बच्चों को, ठीक है? यहीं से आप यहाँ से पेन ले लेना। वो पता है, लेकिन ना ये पीडीएफ आपने शेयर कैसे की? ये वो उसको जब हम यहाँ बना देंगे क्या, यहाँ पे गए, ये दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है?
ठीक है, अभी भी अब ठीक है, अब ठीक है। अनम्यूट। अब ठीक है। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज हमारा टॉपिक है। यहाँ पे ना एक छोटी चीज हमेशा ध्यान रखिएगा आपके, अरे हाँ जी, यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा, ठीक है, हाँ जी, सबसे बड़ा अगर कोई टॉपिक है, सबसे बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है, तो वो है आपका यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन अपने आप में पूरा एक टॉपिक है, पूरा एक लेक्चर है, बट फिर भी उसे हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे क्योंकि उतना ज्यादा वो पूछता नहीं है ना। हमें सिर्फ उसके बारे में बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उतना ही पढ़ना जितना एग्जाम में हमसे पूछा जाए। तो अभी यूनाइटेड नेशन शुरू करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपकी पीपीटी है, तो परेशानी वाली बात नहीं होगी। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे अगर यूनाइटेड नेशन के बारे में देखा जाए, तो यूनाइटेड नेशन, आपको पता है कि हमारे हमारे वर्ल्ड में दो ऐसे वॉर हुए हैं जिसे हम वर्ल्ड वॉर कहते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वॉर कहते हैं। तो वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति में जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था तो लीग ऑफ नेशन बना था। ठीक है, हाँ जी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या बना था, जिसे हम लीग ऑफ नेशन कहते हैं। ठीक है, लीग ऑफ नेशन कहते हैं। तो लीग ऑफ नेशन एक ऐसी संस्था बनाई गई कि अगर विश्व युद्ध हो रहा है तो विश्व युद्ध कैसे रोक सकते हैं, कौन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो सब पे बराबर काम करे और उस ऑर्गेनाइजेशन की बात सारे लोग सुने। लेकिन लीग ऑफ नेशन के रहते हुए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको देखने मिला। ठीक है, हाँ जी। तो किसको किसको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर के 1918 के बीच में। ठीक है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर इसकी बात की जाए तो 1939 पे शुरू हुआ था, 1945 में खत्म हुआ था। तो लीग ऑफ नेशन के रहते अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो इस संस्था की जरूरत ही क्या है, मतलब क्यों बनी? इसका तो मेन काम था ना कि आगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरा वर्ल्ड वॉर ना हो पाए, है ना। ये देखने का काम किसका था? लीग ऑफ नेशन का था। बट फिर भी लीग ऑफ नेशन असफल रही, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, तो उसके बाद हमने लीग ऑफ नेशन को खत्म किया और लीग ऑफ नेशन को खत्म करने के बाद एक ऐसी संस्था बनी जिसका नाम पड़ा यूनाइटेड नेशन। ठीक है, हाँ जी। तो यूनाइटेड नेशन, इसका गठन कब हुआ? सबसे मेजर क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ये बन करके तैयार हुआ 1946 में। ठीक है, कब बन के तैयार हुआ? 1946 में। तो किसको पता है यूनाइटेड नेशन दिवस कब मनाते हैं? है ना, हाँ जी। हाँ जी, नहीं 1945 में बन के तैयार हुआ है ना। हाँ, तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है वैसे ही आपकी यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई है। यूनाइटेड नेशन बना है, आपके यहाँ पे लिखा हुआ है यार, है ना, यहाँ पे लिखा है कि 26 जून, ठीक है, 26 जून
1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई, है ना? यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई और यूनाइटेड नेशन के मतलब कि यूनाइटेड नेशन के स्थापना के तुरंत बाद एक ऐसा चार्टर लाया गया, ठीक है? हाँ जी, एक कहते हैं ना कि मान लो कि एक पहले संगठन का हमने गठन किया, एक ऑर्गेनाइजेशन हमने फॉर्म किया। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के क्या-क्या रूल रेगुलेशन होने चाहिए, हमने वो बनाया। तो पहले यूनाइटेड नेशन बना, फिर यूनाइटेड नेशन का चार्टर बना, ठीक है? चार्टर बना। तो चार्टर में जितने भी रूल रेगुलेशन थे वो सारी चीजें रखी गई। तो 26 जून 1945 को यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ और यूनाइटेड नेशन चार्टर ये हुआ 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है? 1945 को ये बना, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ जी। गाना बज रहा है यार, अब वहां गाना बज रहा है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? वो वहां से तो आपको बाहर चले जाना चाहिए, है ना? अब क्या कर सकती हूँ मैं? ठीक है? हाँ जी, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन लिखा हुआ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व युद्ध के 50 देश सैन फ्रांसिस्को में इकट्ठा हुए, ठीक है? सैन फ्रांसिस्को में इकट्ठा हुए। सैन फ्रांसिस्को पड़ता है आपके अमेरिका में, ठीक है? कहाँ पे? अमेरिका में। और 26 जून 1945 को आपके यूएन चार्टर पर साइन के करने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना आपको देखने मिली और हम 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? यूएन डे मनाते हैं, ठीक है? यूएन डे मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन दिवस मनाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके साथ अगर आगे बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन ये पूरी हिस्ट्री दी हुई है कि पहले विश्व युद्ध में मध्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मतलब लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ था पहले विश्व युद्ध के बाद, जैसा कि मैंने बताया। जब वो नहीं रोक पाया, लीग ऑफ नेशन काम नहीं कर पाया, तो बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना की और उसके चार्टर या फिर उसके रूल रेगुलेशन बनाना शुरू कर दिए थे, ठीक है? इसको देख लेना। इसका मोटो क्या क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन का मेन मोटो होता है स्टॉप वॉर, ठीक है? स्टॉप वॉर मतलब कि युद्ध को रोकना। आपके प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स मतलब कि जितने भी मानवाधिकार हैं उनकी रक्षा करना। आपके मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। और इसका एक मोटो होता है प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को बढ़ाना। सतत विकास ऐसा होता है कि सभी देशों में समान तरीके से मतलब कि सभी जितने भी कंट्री हैं इक्वल इक्वल तरीके से वो ग्रोथ कर पाए, ठीक है? उनकी ग्रोथ पे फोकस करना। देन है आपका इन्फोर्स इंटरनेशनल लॉ, ठीक है? अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करवाना, इसका मेन मोटो है। मेन मोटो सिर्फ आपको पता होना चाहिए, पूछता नहीं है, ठीक है? पूछता नहीं है। इसके साथ अगर आगे देखो तो इसमें आता है आपके कि कितने सदस्य देश है यूनाइटेड नेशन के। अरे रूबी, इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने बहुत सरल शब्दों में बोला है कि अभी हम जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पहला ऑर्गेनाइजेशन होगा यूनाइटेड नेशन, ठीक है? यूनाइटेड नेशन। मैंने यूनाइटेड नेशन से छोटी-छोटी चीजें बताई हैं कि यूनाइटेड नेशन का गठन क्यों हुआ था, हमने फॉर्मेशन क्यों किया यूनाइटेड नेशन का। तो हुआ था, इसका हिस्ट्री पहले देख लो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये हुआ था 1944 से मतलब कि 1914 से 1948 तक, ठीक है? हाँ जी। तो 1914 से 1918 तक इसका ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। इसके बाद ऐसी संस्था या फिर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन महसूस हुआ लोगों को जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से रोक सके, है ना? युद्ध ना होने दे, एक ऐसा संगठन चाहिए था। तो हमने लीग ऑफ नेशन बनाया, लीग ऑफ नेशन बनाया। बट लीग ऑफ नेशन पता नहीं क्यों अपना काम नहीं कर पाया, ठीक है? वो अच्छे से काम नहीं कर पाई लीग ऑफ नेशन और उसका रिजल्ट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये 1945 तक चला था, 1939 से शुरू हुआ, 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद पूरे विश्व को एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत महसूस हुई जो अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से रोक सकते हैं, ठीक है? हाँ जी।
तो थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो पाए इसके लिए हमने यूनाइटेड नेशन का गठन किया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कब बन के तैयार हुआ, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इतना ध्यान रखना है 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और हम 24 अक्टूबर को हर साल यूएन डे भी सेलिब्रेट करते हैं, यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। इसके बाद मैंने पीछे बताया था कि इसका मेन मेजर काम क्या होता है, ठीक है, यूएन का, यूनाइटेड नेशन का काम क्या होता है। इसका मेन काम होता है युद्ध रोकना, मतलब कि स्टॉपिंग वॉर, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट, मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनफोर्स इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। आपके युद्ध रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, सतत विकास को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बढ़ावा देना, ठीक है। ये इसके मेन मोटो है। अगर आगे बात की जाए तो आपसे कई बार पूछ लेता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर कितने देश हैं या कितनी कंट्री हैं जो कि काम करती हैं मिल करके, ठीक है, मिल करके। तो टोटल कंट्री है, टोटल कंट्री मेंबर यूनाइटेड नेशन के कितने हैं, तो ये है 193, ठीक है, 193। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 193 में सबसे लास्ट, ठीक है, सबसे लास्ट एकदम अभी लेटेस्ट में कौन सी कंट्री ऐड हुई है ना, कौन सी कंट्री ऐड हुई है। तो 193 नंबर पे जो कंट्री ऐड हुई है वो है आपकी साउथ सुडान, ठीक है, साउथ सुडान, इसे हम दक्षिण सुडान कहते हैं। कब ऐड हुई है, तो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 2011 में, ठीक है, 2011 में। यहाँ से यही क्वेश्चन जो मैंने अभी बोले हैं यही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आप चाहें तो जो मेन काम है ना इसका, जो मेन मोटो है वो सिर्फ आप याद रखें, पेपर में वो नहीं पूछा जाता, इसलिए आप उसे स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। जीएस की क्लास है, एक दो दिन में शुरू होने वाली है, ठीक है। हाँ जी, मैं खांस रही हूँ तो मेरा सर दर्द हो रहा है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा आपसे वैसे आपसे बहुत रेयर ही क्वेश्चन पूछता है कि यूनाइटेड नेशन का नाम किसने दिया था। जैसे मेरा नाम सोनम है तो कोई तो होगा जो उसने मेरा नाम सोनम रखा, है ना। आपका नाम विशाल है तो कोई तो होगा जिसने आपका नाम विशाल रखा। किरण का नाम कोई तो होगा जिसने किरण रखा। तो वैसे ही यूनाइटेड नेशन का नाम, यूनाइटेड नेशन किसने रखा, तो यूएन का नाम, ये नाम देने वाले थे अमेरिका के उस टाइम के 1945 के राष्ट्रपति, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन में सबसे मेजर रोल जो प्ले किया था वो किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, ठीक है। इनका नाम ध्यान रखिएगा। इसके साथ जो इस टाइम के जो महासचिव हैं या कह ले कि यूनाइटेड नेशन के जो अध्यक्ष हैं, है ना, हाँ जी, जो हेड हैं वो कौन है, तो यूनाइटेड नेशन के हेड, ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे हेड लिख देते हैं, कौन है, इनका नाम है एंटोनियो गुटरेस, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटोनियो गुटरेस, इनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। ये पुर्तगाल के हैं, कहाँ के, पुर्तगाल के। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि महासचिव किस देश से रिलेट करते हैं, पूरा क्वेश्चन दे देगा कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद पर एंटोनियो गुटरेस विद्यमान है या फिर उपस्थित है, ये किस देश से संबंधित है, तो आपको बताना होगा पुर्तगाल से। अगर पुर्तगाल ऑप्शन में नहीं है तब आप नहीं, पुर्तगाल ही टिक करेंगे, पुर्तगाल के ही हैं ये, ठीक है, हाँ जी। तो इनको ध्यान रखिएगा। 2022 में इनका ये नियुक्त हुए हैं, ठीक है, 2022 में ये अपॉइंट हुए हैं और 2026 तक ये अपने पद पर रहेंगे, ठीक है, 2026 तक। तो आपके पेपर में आपसे इनका नाम पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, हाँ जी। भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन में आपके जो स्थायी मेंबर हैं, ठीक है, हाँ जी, परमानेंट भारत की रिप्रेजेंटेटिव जो है, आपके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भारत की कौन है यूनाइटेड नेशन में,
तो उनका नाम है रुचिरा कैम्बोज, ठीक है, रुचिरा कैम्बोज। स्टार्टिंग में थोड़ी सी बहुत थोड़ी कंट्रियों ने मिलकर के ये बनाना शुरू किया था, है ना। अभी बता देती हूँ, सारी चीजें हो जाएंगी, परेशान मत हो, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग बहुत मुट्ठी भर कंट्रियां थी जो कि इसके फॉर्मेशन में काम करना शुरू की थी, ठीक है। स्पेशली उनमें 5 ऐसी थी जिनके पास अभी भी वीटो पावर है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो भारत की तरफ से परमानेंट मेंबर कौन है यूनाइटेड नेशन में? इनका नाम है रुचिरा कैम्बोज, ठीक है, रुचिरा कैम्बोज। 51 ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में 5 ऐसी कंट्री हैं जिसमें अमेरिका, चाइना, रशिया, है ना, ये लोग शामिल हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा दिया था, है ना, सबसे ज्यादा पैसा दिया था यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन में, जिस कारण से इनको लास्ट बाद में वीटो पावर दिया गया, ठीक है। और वीटो पावर एक तरीके का नेगेटिव पावर होता है, इंडिया के पास नहीं है वीटो पावर। हाँ जी, अभी बात करेंगे, सुन लो मेरी बात, ठीक है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन के यहाँ पे अंग की बात चल रही है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के कितने वो हैं, यूनाइटेड नेशन के कितने अंग हैं, या फिर यूनाइटेड नेशन कितने सब पार्ट में डिवाइडेड है ना। तो यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं, 6 सब पार्ट में डिवाइडेड है आपका यूनाइटेड नेशन। और ये 6 सब पार्ट कौन से हैं? पहला है आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा। दूसरा है आपका यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरियन, ठीक है, जैसे हम यूनाइटेड नेशन सचिवालय कहते हैं। तीसरा आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसे हम सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, यहाँ पे यूएन जोड़ देना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। चौथा है आपका यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, सोशल काउंसिल, ये है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। पांचवा है आपका संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, इसे हम इंटरनेशनल कोर्ट भी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी कहते हैं, ठीक है। सिर्फ आज और कल क्लास होगी, इसे हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं, ठीक। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय छठवा है। इंटरनेशनल न्याय परिषद, मतलब कि ये ट्रस्टीशिप है, ओके, ट्रस्टीशिप है, जो कि कौन से देश को क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे उसकी हेल्प करनी है, सारे काम देखता है, ठीक। तो ये 6 मेजर उसके पार्ट हैं, या फिर 6 सब क्या कह ले उसको, हाँ जी, मेजर पार्ट ही कहेंगे, है ना, 6 मेजर पार्ट हैं उसके। संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये सबसे बड़ा अंग है यूनाइटेड नेशन का, सारा काम अगर कोई देखता है तो यूनाइटेड नेशन का संयुक्त राष्ट्र महासभा ही देखता है, ठीक है। हाँ जी, तो इसे हम विश्व की संसद कहते हैं, ठीक है, विश्व की संसद कहते हैं। आपके वर्ल्ड पार्लियामेंट क्या कहलाता है? आपका डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट, बिल्कुल। तो ये है आपकी विश्व की संसद, वर्ल्ड पार्लियामेंट क्या है? यूनाइटेड नेशन महासभा, जनरल असेंबली। जितने भी रूल रेगुलेशन, आपके नियम कानून बनाने की शुरुआत है विश्व स्तर पर, या फिर हर एक देश में कंट्री में लॉन्च करनी है, लागू करनी है, सारी बनाती है कौन? आपकी यूनाइटेड नेशन महासभा, ठीक है। हाँ जी, अरे पढ़ लेंगे, रुक जाओ, किताब खोल के मत बैठो, मेरी बात सुन लो, है ना। हाँ, यूएन और यूएनओ एक ही है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन, यूएन को कहेंगे यूनाइटेड नेशन, और कई जगह हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूएन कहते हैं। दोनों एक ही है ना, एक ही है। हाँ जी, मेरी बात सुन लो पहले मेरे विद्वानों, है ना, सब देखेंगे अभी। हाँ, तो इसे हम विश्व की संसद कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये रूल बनाते हैं, ये उस रूल को, जो सेक्रेटेरियन है, ये उस रूल को इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, ठीक है। हाँ जी, कि रूल अच्छा है, लागू कर दो, हर जगह भेज दो, चार्टर लागू कर दो। सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे मेजर जो आता है वो होता है आपका इंटरपोल, ठीक है, इंटरपोल, इसे हम विश्व की पुलिस की सबसे बड़ी संस्था कहते हैं। ये जितने भी सिक्योरिटी पर्पस से रिलेटेड चीजें होती हैं, कि कौन सा देश क्या कर सकता है,
उसकी सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर सकती है, या फिर उसकी सिक्योरिटी में क्या रूल रेगुलेशन होने चाहिए, वो अपराधी को पकड़ सकता, नहीं पकड़ सकता, उसके साथ क्या कर सकता है, सारे रियल रूल कौन देखता है, तो आपकी सिक्योरिटी परिषद देखती है। ठीक है, हाँ जी। इसके साथ सामाजिक आर्थिक परिषद ये आर्थिक मुद्दों पे बात करता है। न्यास न्यास परिषद ये ऐसे देशों को देखता है जो कि वीकर सेक्शन में आते हैं और उन देशों को जरूरत होती है पैसे, रुपया, खाना पीना इनकी, ये इनको उनको देखता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो कोई भी अगर रूल तोड़ा है, जैसे इन्होंने रूल बनाया, इन्होंने रूल को लागू किया, अगर कोई भी रूल ब्रेक करता है तो उसको सजा देने का काम करती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यहाँ तक ठीक है, 6 पार्ट क्लियर हो गए कौन क्या करता है। हाँ, ठीक, आगे चलो। है ना, ये वही सब दिया हुआ है ना, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये लो, अभी भाषा पूछ रहे थे, ये देखो भाषा यहाँ पे है। यूनाइटेड नेशन की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है यूनाइटेड नेशन की, और ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, तो 6 है। इन 6 में कौन कौन शामिल है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। ठीक है, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। लेकिन जो वर्किंग लैंग्वेज है, इसमें पूरा काम होता है, ठीक है, सारे रूल बनते हैं, सारे नियम बनते हैं, जिसमें बात होती है वहां पे, वो 2 है। पहली है अंग्रेजी और दूसरी है फ्रेंच, क्योंकि पुर्तगाल में फ्रेंच ही वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। इसलिए इंग्लिश को सबके लिए रखा गया है कि जो भी आएगा इंग्लिश में बात करेगा, और फ्रेंच वहाँ के जो सदस्य देश है वो फ्रेंच में भी बात कर सकते हैं क्योंकि उनकी लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, हाँ जी। अरे भाई शेखर, मैंने कहा ना, ये मैंने कहा ना, मेरी बात सुन लो थोड़ा सा। WHO क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन मत पूछो जो तुमको आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछो जो तुमको नहीं आते हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि बच्चा सिर्फ वही पूछता है जो उसको आ रहा होता है, और उसे लगता है कि टीचर को नहीं आता, सिर्फ मुझे आता है। तो थोड़ा सा सब्र करो, मेरी बात सुन लो। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज 6 है, अरबी, चीनी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश। वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, ठीक है, हाँ जी। इसके साथ यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए कि हमारे भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एक महिला शामिल हुई थी, और वो पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, और उनका नाम स्टिल आज भी पूछा जाता है, जिनका नाम है विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, क्या नाम है इनका, विजया लक्ष्मी पंडित। तो विजया लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशन में 1953 में शामिल हुई थी, और संयुक्त राष्ट्र से 8वीं और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के तौर पे ये काम करना शुरू की थी। ठीक है, तो यहाँ से विजय लक्ष्मी पंडित का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रही बात, बाकी नहीं पूछेगा मत ध्यान देना। अगला देखो, सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद वही सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल है, ये शांति सुरक्षा बनाने का काम करती है। सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था, या फिर सुरक्षा परिषद का फॉर्मेशन हुआ था 17 जनवरी 1946 में। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा कि सिक्योरिटी काउंसिल कब बन के तैयार हुआ या फिर उसका फॉर्मेशन कब हुआ। ठीक है, हाँ जी। तो 17 जनवरी 1946 में सिक्योरिटी काउंसिल का गठन हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इंटरनेशनल मतलब कि मेंटेनिंग द इंटरनेशनल पीस, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति, सुरक्षा बनाए रखना। आपके चार्टर के तहत सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी ये संभालती है। ठीक है, स्पेशली जो पीस और सिक्योरिटी होती है उस पर काम करती है। ठीक है, इसको छोड़ो। इसके साथ यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा
कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य हैं, ठीक है, सदस्य हैं, तो उनमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कितने सदस्य हैं ये जरूर पूछता है। तो 15 उसके सदस्य हैं, टोटल सदस्य हैं, जिनमें से 5 स्थायी हैं, ठीक है, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी में अगर देखें तो 5 परमानेंट हैं और 10 टेम्पररी मेंबर हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर में चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस, ठीक है, यूएस ये शामिल होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य ये नहीं पूछता है, बट फिर भी यहाँ पे सबके नाम लिखा है। अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, भारत, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको, नॉर्वे, संयुक्त अरब अमीरात, ये सब कुछ है। ये जो 5 स्थायी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, ये इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होंगे। और यही 5 ऐसे हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा पैसे लगाए थे, ठीक है, सबसे ज्यादा पैसे लगाए थे। और मैं बात कर रही थी वीटो पावर की, ठीक है, वीटो पावर की। तो इन्हीं 5 देशों के पास ही वीटो पावर है, ठीक है, सिर्फ इन्हीं 5 के पास है। पहला है चाइना, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रशिया, चौथा है ब्रिटेन और 5वां है आपका यूएस, ठीक है, यूएसए बड़ी पावर अपने पास रखता है ऐसा नहीं है, क्योंकि यूएसए के पास पैसा है ना, पैसा है। तो जहां पर भी अगर आप देखो कि घर में कोई काम हो रहा है और उस काम के लिए सबसे ज्यादा पैसे 80% पैसा अगर आपने दिया है तो आप ही की चलेगी ना उस काम में, ये हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो इनके पास वीटो पावर, और वीटो कैसी पावर है, नेगेटिव पावर है, ठीक है, नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर कैसे होती है, मान लो कि 4 लोग कह रहे हैं कि हमने घूमने जाना है नेपाल, ठीक है, 5वां मेंबर कहता है मैंने नहीं जाना, मैं थक गया हूँ या फिर मेरा मन नहीं है। तो इन चारों को इसकी बात माननी पड़ेगी, है ना, ये फिक्स है, ये मानना ही पड़ता है। ये 5 देश एक दूसरे के अगेंस्ट में काम नहीं कर सकते हैं। ये होती है नेगेटिव पावर, कि अगर अमेरिका ने मना कर दिया कि ये काम नहीं होगा तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके नहीं बोलेंगे कि ये काम कर दो, ठीक है। या फिर फ्रांस ने कोई काम से मना कर दिया है तो ये बाकी के 4 नहीं बोलेंगे कि ठीक है यार काम कर दो, एक ही तो इंसान मना कर रहा है, ऐसा होता है, ठीक है, मानना ही पड़ता है ऐसा। तो कितने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर हैं, 15, 5 परमानेंट हैं और 10 आपके टेम्पररी हैं। 5 परमानेंट में चाइना, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए ये शामिल हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे चलो, सामाजिक परिषद ये नहीं पूछेगा, इसलिए इसको आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें ये भी छोड़ दो। ट्रस्टीशिप काउंसिल की बात करी जाए तो ट्रस्टीशिप काउंसिल से 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ। न्यूयॉर्क इसका अमेरिका में हेडक्वार्टर है। वैसे यूनाइटेड नेशन का ओवरऑल जो हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर वो पड़ता है न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में। और हमेशा जब यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली की मीटिंग होती है तो वो कहाँ पे होती है, न्यूयॉर्क में ही होती है। पिछले जब से इसका फॉर्मेशन हुआ 1945 से, तब से लेकर के अभी तक में सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क में ही मीटिंग होती है, इसके अलावा ये कहीं मीटिंग नहीं करते, ठीक है। हाँ जी, चाइना ने इंडिया को नहीं, चाइना ने इंडिया को ठीक है, लेकिन इंडिया को परमानेंट मेंबर बनने के लिए पैसे देने होंगे, ठीक है। और जिस टाइम पे परमानेंट मेंबर बनना होता है उस टाइम पे मेंबर बनने के साथ साथ जो 5 ऐसे कंट्री है ना जिनके पास वीटो पावर है, उनमें से सबको हामी भी भरनी होती है, ठीक है। और हामी ना भरने के पीछे चाइना तो ठीक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ है। ये यूनाइटेड नेशन में जानबूझ के कुछ ऐसे मुद्दे रखता है जो कि भारत की इमेज को खराब करते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो। हाँ जी, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, तो मैं कहूंगी यूनाइटेड नेशन से हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये देखो। सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन है क्या, उसका फॉर्मेशन कब हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कितने सदस्य देश हैं और ये काम क्या करता है, ठीक। ये यूनाइटेड नेशन के 6 पार्ट हैं, अभी हमने देखा। इस 6 पार्ट में हमें
सिक्योरिटी काउंसिल पढ़नी है, सिक्योरिटी काउंसिल पढ़नी है, और पढ़नी है जनरल असेंबली, ठीक है, जनरल असेंबली पढ़नी है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल, और अगर कुछ पढ़ना है तो पढ़ना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ICJ पढ़ना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं। तो इन 6 में से सिर्फ ये 3 पढ़ने हैं जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट होंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से क्वेश्चन आते हैं और फिक्स होते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट का फॉर्मेशन कब हुआ था, ठीक है, तो 1945 में इसका भी फॉर्मेशन हुआ यूनाइटेड नेशन के साथ, बट इसका जो रूल है वो शुरू हुआ था 1946 में, ठीक है, 1946 में ये काम करना शुरू किया था 1946 में, ठीक है। इसके अलावा इसके जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, हाँ जी, इसके जो जज होते हैं, ये जज टोटल कितने होते हैं, तो टोटल 15 जज होते हैं। कितने? 15 जज होते हैं, और 15 जजों की नियुक्ति और उनके हटाने की जो प्रोसेस होती है वो सबसे कंफ्यूजिंग होती है। बट फिर भी उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। ये नीदरलैंड के द हेग में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। कहाँ पे? नीदरलैंड के द हेग में। सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन, किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। इसके साथ वर्तमान राष्ट्रपति या फिर कहने की वर्तमान जो हेड है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, वो कौन है? इनका नाम है जॉन ई डोनोग्यू, ठीक है, ये नहीं पूछेगा, बट फिर भी ये इंफॉर्मेशन के तौर पे है, ठीक, ये रही बात। इसके साथ इसका ऑब्जेक्टिव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करेगा? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है, मुद्दों को हल करना, विवादों को ठीक करना, जो भी इंटरनेशनल एजेंसियां होती हैं उनके बीच में जो विवाद है उनको खत्म करना, कानूनी प्रश्नों पे आंसर देना, है ना, सलाह देना, यूनाइटेड नेशन के जो हेड हैं उनको हेल्प करना, ये सारे जो काम है ये यूनाइटेड नेशन के जज के होते हैं, ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे देखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कितने न्यायाधीश हैं? तो टोटल न्यायाधीशों की संख्या यहाँ पे है 15, ठीक है, 15। ये 15 कहाँ से हैं? तो 3 है अफ्रीका से, 2 है आपके लैटिन अमेरिका कैरेबियन देशों से, 3 है एशिया से, 5 है पश्चिमी यूरोप से, और 2 है आपकी यूरोप से। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही, ठीक है, हाँ जी। तो 3 फ्रॉम अफ्रीका, 2 फ्रॉम लैटिन अमेरिका कैरेबियन कंट्री, 3 फ्रॉम एशिया, देन 5 फ्रॉम ईस्टर्न, मतलब कि वेस्टर्न यूरोप, एंड 2 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, ठीक है, हाँ जी। तो टोटल मिलके कितने हो गए? 15 हो गए। ये 15 हर 9 साल के लिए ये चूज किए जाते हैं, और हर 3 साल में, ठीक है, मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना, टोटल जज कितने होते हैं? 15। इनकी नियुक्ति कितने साल के लिए होती है? 9 साल के लिए, और हर 3 साल में, ठीक है, हर 3 साल में कुछ न्यायाधीश रिटायर्ड होते रहते हैं, ठीक है, हाँ जी, क्योंकि इनका पूरा साइकिल चलता है ना। हाँ, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसके लिए उनको इंटरनेशनल लेवल पे उतना क्या कहते हैं, उतना एक्सपीरियंस चाहिए होता है। हमारे भारतीय न्यायाधीश भी हैं जो कि इंटरनेशनल कोर्ट में काम किए हैं, अभी उन पे भी बात करेंगे, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर वही बात चल रही थी कि ऐसे कौन-कौन से भारतीय न्यायाधीश हैं जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में काम किया है। सबसे पहले हैं सर वेलगर रामाराव, ठीक है, सर वेलगर रामाराव। इन्होंने 1952 से 53 के बीच में इंटरनेशनल कोर्ट में काम किया है। दूसरे नंबर पे है नागेंद्र सिंह। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइम तक इंटरनेशनल कोर्ट में काम किया है, ठीक है, नागेंद्र सिंह, और इनका नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, हाँ जी। 1973 से लेकर के 88 के बीच में उन्होंने काम किया। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं रघुनंदन स्वरूप पाठक जी, ठीक है, हाँ जी। ये 1989 से 91 तक इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में काम किया है। फिर चौथे नंबर पे आते हैं दलवीर भंडारी, ठीक है, दलवीर भंडारी। तो इन्होंने 2012 में इंटरनेशनल कोर्ट में काम किया है, ठीक है, हाँ।
अच्छा एक बात बताओ, अभी तक क्या मैंने जो भी पढ़ाया किसी को कुछ समझ में नहीं आया? पीडीएफ अपलोडेड है ना? ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे बच्चे समझ गए हैं। लेकिन क्या ना कि हमारा जो फोकस है वो पढ़ने के टाइम पे 10 जगह होता है और हम दोष दे रहे होते हैं टीचर को कि इनको कुछ आता नहीं है, ये पढ़ा नहीं पा रहे हैं इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है और दिमाग लगाने के लिए पेपर से बाहर आना होता है। जब आप हर चीज को लिखना शुरू कर देते हैं बात बात पे, तो तुम या तो लिख ही लो या तो समझ ही लो। तो जब तुम लिखते ही रहोगे तो समझोगे कब? तो इसमें मेरी गलती नहीं है ना? मैंने लाख बार कहा है कि जब आप समझ रहे हो तो उस टाइम लिखा मत करो, पहले समझ लो फिर टिप लेना। टिप के क्या फायदा मिलेगा या फिर लिख के क्या फायदा मिलेगा जब आपको वो चीज समझ में नहीं आई? तो समझने के लिए समझने लायक दिमाग भी होना चाहिए। ठीक है। हाँ। और जब आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पढ़ते हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार मैं इन टॉपिक को आप लोग को पढ़ा रही हूँ। मतलब मैं तो पहली बार पढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि आप लोग पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हैं। क्या ये सच है कि किसी टीचर ने आपको पहली बार ये टॉपिक पढ़ाया है? तो अगर पहले पढ़ चुके हैं तो इतना टाइम क्यों लग रहा है पढ़ने में या फिर समझने में? बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें यार, मुझे नहीं लग रहा है इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत है ना? हाँ। मैं एक बार पूरा फिर से समझा दूंगी, थोड़ा सा देख लो। ठीक है। हाँ जी। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये पूरा यूनाइटेड नेशन खत्म। ठीक। अब मोटी मोटी बात देखो। मोटी बात में मैंने कहा था यूनाइटेड नेशन से छोटी छोटी चीजें समझनी है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन है क्या? सबसे पहली चीज, शुरू से आओ, यूनाइटेड नेशन है क्या? यूनाइटेड नेशन एक ऐसी संस्था है जो कि विश्व में शांति बनाए रखने का काम करती है। ठीक है। वर्ल्ड पीस का काम करती है कि सब लोग शांति से रहें, खुश रहें। जैसे कि घर में बुजुर्गों का काम होता है, सब एक रहें, खुश रहें, शांति से खाते पीते रहें, है ना? तो ये यही काम होता है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन पहले लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था। इसका काम था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकना, लेकिन ये नहीं रोक पाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ जिस कारण से यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ। यूनाइटेड नेशन बन के कब तैयार हुआ? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसका फाउंडेशन ईयर है 24 अक्टूबर 1945 का। सबसे पहली चीज जो याद रखनी है, ठीक है, 1945, 24 अक्टूबर 1945। दूसरी चीज, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो हेडक्वार्टर पड़ता है आपके न्यूयॉर्क में। ठीक है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? तो मुख्यालय, मुख्यालय जिसे हम हेडक्वार्टर कहते हैं, ये पड़ता है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ठीक है। ये दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है। ठीक। तीसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि इसके टोटल कितने पार्ट हैं, है ना? कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तो टोटल पार्ट है, पहले पढ़ा लेंगे उसके बाद फिर कोर्स खत्म करेंगे। टोटल पार्ट है 6। 6 पार्ट में सबसे पहला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। दूसरा है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट जिसे हम सचिवालय कहते हैं। तीसरा है सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल। चौथा है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, है ना? पांचवा है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप। ठीक। छठवा है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय।
ये 6 पार्ट हैं जो काम करते हैं। इन 6 पार्ट में हमने किसको किसको याद रखना है, तो इन 6 पार्ट में सबसे पहले हमें याद रखने की जरूरत है ये यूनाइटेड नेशन की महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक। दूसरे पे आती है सुरक्षा परिषद, ठीक है, सुरक्षा परिषद। तीसरे पे आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इन 3 पे ही फोकस करना, यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। अब इन 6 पे मैंने बताया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को हम विश्व की संसद या विश्व की लघु संसद भी कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, मैंने विश्व की संसद कहा था, तो विश्व की लघु संसद भी इसे कहा जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड है और इसे हम विश्व की संसद भी कहते हैं। हाँ जी, आपके वर्ल्ड पार्लियामेंट हम इसे कहते हैं, क्योंकि सारे रूल रेगुलेशन बनाने का काम इंटरनेशनल लेवल पे कौन करती है, आपके यही करती है, ठीक है। इसलिए विश्व की संसद हो गई। उन सारे रूल रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, तो रूल रेगुलेशन बनाई यूनाइटेड नेशन ने, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने, उनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम होता है सेक्रेटेरियट का, ठीक है, सचिवालय का। और ये रूल रेगुलेशन ना टूटे ना खराब हो, उसकी जिम्मेदारी जाती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट के पास, ठीक। ये सिंपल सा था। तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली हमने देख ली। उसके बाद जनरल असेंबली के बाद हमने देखा था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की कितनी भाषाएं हैं, तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, 2 वर्किंग लैंग्वेज हैं। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज में अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश ये हैं। 2 वर्किंग लैंग्वेज में अंग्रेजी और फ्रेंच है, ठीक है, ये है। इसके बाद हमने यूनाइटेड नेशन के जो वर्तमान हेड हैं, करंट हेड हैं, उनके बारे में बात की थी, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, ये यही कहीं होंगे। उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं और इस टाइम पे वो पूरा संभाल रहे हैं यूनाइटेड नेशन को, ठीक है, उनको ध्यान रखिएगा। टोटल कंट्री मेंबर कितने हैं यूनाइटेड नेशन के, तो ये है 193। लास्ट वाली कौन सी जुड़ी थी, तो वो थी दक्षिण सूडान, ठीक है, दक्षिण सूडान को हम इंग्लिश में साउथ सूडान कहते हैं, ठीक है, साउथ सूडान कहते हैं। यहाँ पे मैटर जाके खत्म हो जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर दें, हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो 1946 में इसका भी फॉर्मेशन हुआ। ऑब्जेक्टिव होता है इसका, मेजर ऑब्जेक्टिव है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं करता है, ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाने के मुद्दे पे ये काम करती है और जितने भी रूल होते हैं इनको इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। इसके 15 सदस्य हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के 15 सदस्य देशों में से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं, मतलब कि 5 परमानेंट हैं और 10 टेम्पररी हैं। 5 परमानेंट में चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए ये आते हैं और इन्हीं 5 के पास वीटो पावर है। कौन सी पावर है, वीटो पावर है। और ये वीटो कैसी पावर होती है, नेगेटिव पावर होती है। पहले पढ़ लो, टाइम देखना शुरू, ठीक है। हाँ, बाकी ये जो 10 अस्थायी सदस्य टेम्पररी हैं ये नहीं पूछता है, बट नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद अगर देखा जाए तो हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कब फॉर्म हुआ, तो ये फॉर्म हुआ था 1945 में, काम करना शुरू किया 1946 में, ठीक है, 1946 में। इसके बाद मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशन की जो मतलब यूनाइटेड नेशन का जो न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये है कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो द हेग में। सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन कि द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर पड़ता है, ठीक है। हाँ जी, इसके जो वर्तमान हेड है ना, जो वर्तमान चीफ है, उनका नाम क्या है, जोई डोंग्यू। ये नहीं पूछता बट फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद
इंटरनेशनल कोर्ट में कितने न्यायाधीश काम करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, 15 न्यायाधीश होते हैं। तो 15 न्यायाधीश कहाँ से हैं ये यहाँ पे लिखा है, बट ये भी नहीं पूछता है, सिर्फ टोटल पूछा जाता है कि टोटल कितने होते हैं, 15 होते हैं। ये 15 9 साल के लिए नियुक्त होते हैं, ठीक है, 9 साल के लिए अपॉइंट या नियुक्त होते हैं, ठीक है, हाँ जी। और हर 3 साल में, कितने, 3 साल में कुछ को रिटायरमेंट दे दी जाती है। जैसे टोटल 15 हैं, 15 में से कुछ पुराने हुए जिनका पूरा कार्यकाल हो गया, ठीक है, पूरा कार्यकाल हो गया तो उन्हें रिटायरमेंट दे दी जाती है, और उनके रिटायरमेंट के बाद कुछ नए फिर आ जाते हैं। ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। वीटो पावर, नेगेटिव पावर ऐसी है कि अगर जैसे 5 देश है ना, तो 5 में से किसी भी एक ने कहा कि मुझे घूमने नहीं जाना है, तो वो 4 भी घूमने नहीं जाएंगे। ये होती है नेगेटिव पावर, ठीक है, हाँ जी, जिसका विरोध के तरीके से प्रदर्शन किया जाता है ना, हाँ जी, कि मुझे काम नहीं पसंद, है ना, तो वो अपनी मतलब एक तरीके से विरोध बताते हैं, एक तरीके से ना ही जताते हैं कि ये काम मुझे नहीं पसंद, ये नहीं होना चाहिए। ये होती नेगेटिव पावर। अभी तक पूरी रामायण खत्म हो गई, रामायण खत्म होने के बाद पूछ रहे हैं सीता कौन थी? हाँ, सिर्फ वही, अभी रुक जाओ, ठीक है, ये रही बात, यहाँ तक ठीक है। हमारे भारत की तरफ से ये कुछ न्यायाधीश हैं, भारतीय न्यायाधीश, जो कि यूनाइटेड नेशन के कोर्ट में काम कर चुके हैं, ठीक है। पहले कौन थे? सर्वेनेगल रामाराव, ये पहले थे। दूसरे हैं नागेंद्र सिंह, दूसरे। तीसरे हैं रघुनंदन स्वरूप पाठक, ये तीसरे हैं, जो कि भारत के न्यायाधीश हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में काम किए हैं। और चौथे हैं दलवीर भंडारी, ठीक है, दलवीर भंडारी, ये चौथे हैं। तो 4 ऐसे न्यायाधीश हैं, या फिर 4 ऐसे हमारे जज हैं, इंडियन जज हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में काम कर चुके हैं, ठीक है। ये मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, ये मैं ये कह रही थी, अभी तक मैं ये गा रही थी। तो अब भी कह दो समझ नहीं आया, किसको समझ नहीं आया बताओ। दिक्कत पता कहाँ जाती है, आधे बच्चे तो बीच क्लास में आते हैं, जब तुम बीच क्लास में जुड़ोगे तो तुमको कहाँ से मैटर समझ में आएगा। आना है तो एकदम स्टार्टिंग से रहो, और फिर बोलते हो कि ये समझ में नहीं आया, तुमको पढ़ाना नहीं आता है, ये नहीं आता, वो नहीं आता, कैसे काम चलेगा यार। इतनी छोटी सी बात को मुझे पढ़ाने में 1 घंटे लग गए। है ना। अब हम कल छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक वर्ल्ड बैंक हो गया, आपका WHO हो गया, ठीक है, आपका IMF हो गया, इनको हम धीरे धीरे से देख लेंगे, और कल हम ये पूरा लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है, हाँ जी। तो दिख रहा होगा कि बहुत कुछ पढ़ना है, एक बार पढ़ के आइएगा, है ना, पढ़ के आइएगा, इतनी ज्यादा चीजें नहीं वो रहेंगी, और ये प्रैक्टिस के लिए लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ठीक है, हाँ जी। तो पहले हम पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, है ना, हाँ जी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपका यूनेस्को, आपका ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, है ना, आपका IMF, ठीक है, IMF, आपका WHO, है ना, इसके साथ ठीक है, हाँ जी, वर्ल्ड बैंक, सब कुछ देख लेंगे कल, ठीक है। हाँ, PDF मैंने पहले ही अपलोड कर दी है इसके, कि आप लोग आसानी से पढ़ पाएंगे, तो कल इसको एक बार पढ़ के आना। मॉक टेस्ट के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस ऐप इंस्टॉल करना है, वहां पे 16 तारीख को सुबह 11 बजे से मॉक टेस्ट हो रहा है, वहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, वो फ्री है, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है। तो ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय।